क्लियर आ रही ना? हाँ सर। देखो, आज की क्लास में हम देखेंगे अवसर की समता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसके बारे में देखेंगे हम। तो इसका अर्थ देखने का प्रयास करते हैं कि इसका तात्पर्य क्या होता है। ठीक है। आज की क्लास में हम क्या देखेंगे कि अनुच्छेद 16 जो है उसके लिए न्यायिक दृष्टिकोण, मतलब न्यायालय का क्या दृष्टिकोण रहा है, और ऐसी समस्याओं को निपटाने के लिए, उपचार देने के लिए न्यायालय ने क्या अपना तर्क दिया है, निर्णय दिया है, उन चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि अनुच्छेद 16 जो है वो लोक सेवाओं में अवसर की समानता का मूल अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपबंधित करता है। तो ये चीज मार करके आप रखेंगे, केवल नागरिकों के लिए। उसके बाद 16(1) जो है, 16 अनुच्छेद 16 का खंड 1 जो है वो बताता है कि राज्य के अधीन नौकरियां जो हैं या पदों पर नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होगा। अनुच्छेद 16(2) जो है वो बताता है कि किसी नागरिक के लिए राज्य के अधीन किसी नौकरी या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंशक्रम, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो उन्हें अपात्र समझा जाएगा, न ही उनसे किसी प्रकार का विभेद किया जाएगा। तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अवसर की समानता का अर्थ क्या होता है? तो अवसर की समानता या समान अवसर देने का अर्थ यह है कि एक वर्ग के कर्मचारियों को न कि पृथक एवं स्वतंत्र वर्गों के कर्मचारियों को समान अवसर प्रदान करना है। प्रत्येक नागरिकों को लोक सेवाओं में उसकी योग्यता एवं प्रतिभा के आधार पर नियुक्ति के लिए समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है। किंतु अनुच्छेद 16 जो है वो राज्य की लोक सेवाओं के लिए एक आवश्यक योग्यता एवं मानदंड निर्धारित करने से नहीं रोकेगा। मतलब जैसे ग्रेजुएट होना चाहिए और उसके बाद एग्जाम होगा, एग्जाम को क्वालिफाई करो। तो समानता का मतलब नहीं है कि सभी कोई भी बन जाएगा, यहाँ पे आपको अपना योग्यता साबित करना होगा। तो इस योग्यता साबित करने के लिए जो उपबंध करेगा राज्य, उससे उसको निवारित नहीं करेगा। सेवा शर्तों में मानसिक एवं शारीरिक योग्यता भी सम्मिलित है, अनुशासन आता है, नैतिक स्तर भी आता है, तकनीकी ज्ञान की अपेक्षा भी आती है। रखने वाले पदों के लिए तकनीकी ज्ञान एवं पूर्व चरित्र आदि बातें सम्मिलित की जा सकती हैं। तो ये निर्बंधन जो है वो लगाए जा सकते हैं साधारणतः। अब देखो, न्यायोचित होता है कि चुनाव की कसौटी मनमाने ढंग से न की गई हो और न ही पद की प्रकृति के अनुसार योग्यता का मानदंड निर्धारित किया गया हो। तो इन चीजों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। अब हम देखते हैं, अब मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा कि समानता का क्या अर्थ होता है। अब देखेंगे हम न्यायिक दृष्टिकोण। तो इस संबंध में देखिएगा पांडुरंग वर्सेस पब्लिक सर्विस कमीशन आंध्र प्रदेश 1963 का जो केस है, ये देखेंगे कि इस मामले में क्या किया था कि याचिकाकर्ता जो है आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले में वकालत करता था। ठीक है। जिले का नाम था गुंटूर। वह मुंसिफ के पद पे, ठीक है, एक प्रत्याशी था। तो विज्ञापन में दो योग्यताएं अपेक्षित थी। तो योग्यताएं क्या क्या थी कि पहला ये होना चाहिए कि क्षेत्रीय विधि का ज्ञान रखता हो, पहली चीज। और दूसरी चीज ये थी कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में वकालत करना। तो कम से कम वो क्या हो, उच्च न्यायालय जो था आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, उसमें वकालत करता रहा हो। तो क्या किया कि लोक सेवा आयोग ने याचिकाकर्ता के आवेदन पत्र को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि वह आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में वकालत नहीं करता था। दो शर्तें थी, क्षेत्रीय विधि का ज्ञान और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में वकालत। तो उच्चतम न्यायालय ने इस नियम को और उसके अधीन जारी की गई अधिसूचना को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि उच्च न्यायालय में वकालत करना और क्षेत्रीय विधियों का ज्ञान रखने में कोई युक्तियुक्त संबंध नहीं है। तो दो अहर्ताएं जो मांगी गई थी उनमें कोई युक्तियुक्त संबंध नहीं दिख रहा था। किसी भी न्यायालय में वकालत करने वाला व्यक्ति वकील क्षेत्रीय विधियों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ऐसी असद्भावपूर्ण कार्यवाही के लिए के आधार पर अगर विभेद किया गया है तो वो अनुच्छेद 16 का अतिक्रमण होगा। तो किस आधार पे इसको असंवैधानिक घोषित किया गया कि जो आधार दिए गए थे कि क्षेत्रीय विधि ज्ञान होना चाहिए और दूसरा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में वकालत करना चाहिए। तो यहाँ पे जो वर्गीकरण था कि उच्च न्यायालय के वकीलों को ही ये चीजें मिल सकती थी नौकरियां,
तो यहाँ पे जो वर्गीकरण था वो युक्तियुक्त नहीं माना गया था, तो इस कारण ये जो भर्ती थी उसको असंवैधानिक माना गया। ठीक है, मतलब ये जो उपबंध था, अर्हता जो मांगी गई थी उसको असंवैधानिक बताया गया। समझ में आया? क्यों बच्चे लोग? आया सर, आया सर। अब उस हाँ, अब उसके बाद देखो नेक्स्ट जो केस है, राघवेंद्र एजेंसी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस। तो यहाँ पे देखो उच्चतम न्यायालय ने क्या किया इस वाद में कि कार्यपालिका के आदेश द्वारा पेंशन देने के संबंध में अलग कट ऑफ जो डेट है निर्धारित किया गया था, उसको भेदभावपूर्ण माना, जिसमें अनुच्छेद 16 का उल्लंघन होता था। यह आदेश भविष्यलक्षी प्रभाव से कर्मचारी के वेतन को कम करता था। कार्यपालिका आदेश जारी करके किसी कर्मचारी को निहित या उपार्जित अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा कार्यपालिकीय आदेश जारी नहीं किया जा सकता है कि जिससे किसी कर्मचारी में कोई चीजें हैं या उसको उपार्जित करना है तो उसके अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये जो वर्गीकरण था कि एक कट ऑफ डेट दिया जाना कि इस डेट के बाद पेंशन मिलेगा, इस डेट के बाद पेंशन नहीं मिलेगा, तो इस प्रकार का जो वर्गीकरण है वो युक्त नहीं है। अनुच्छेद 16 का समता का जो अधिकार है यहाँ पे अवसर की समानता का, उसका वो उल्लंघन करता है, क्योंकि जो व्यक्ति उस डेट से पहले आए है ना और जो उसके बाद आए तो उनको पेंशन मिलेगा, ऐसा उपबंध करता था ये। अब देखो नेक्स्ट जो केस है, नेहरू युवा केंद्र संगठन वर्सेस राजेश मोहन शुक्ला 2007 का केस है। तो इस केस में क्या हुआ था कि उच्चतम न्यायालय ने क्या किया कि नेहरू युवा केंद्र संगठन में सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति भर्ती से नियुक्त व्यक्ति दोनों को समान कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो सीधी भर्ती और प्रतिनियुक्ति में जो भर्ती हुई थी ना, अतः समान कार्य के लिए समान वेतन न दिया जाना 16 का अतिलंघन था। तो समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वो दोनों को नहीं मिल रहा था। किसको किसको? जहां पे नेहरू युवा संगठन में क्या था कि सीधी भर्ती जो की गई थी और दूसरा प्रतिनियुक्ति, मतलब किसी दूसरे पद से इस पद में आने में, तो यहाँ पे काम दोनों का समान था लेकिन वेतन समान, वेतन विसंगति थी। तो इसको क्या माना गया? अनुच्छेद 16 का अतिलंघन माना गया। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। देखो जो बेसिक चीजें हैं ना, मतलब प्रॉब्लम क्या था और उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए, उन चीजों को समझो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखना निवास के आधार पर विभेद। ये इस पद को समझने का प्रयास करेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ प्लेस ऑफ रेसिडेंस। तो यहाँ पे देखो कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये कहाँ दिया हुआ है आपको? खंड 3 में मिलेगा। संसद ऐसी कोई विधि बना सकती है जो किसी राज्य या संघीय राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें से किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी वर्ग या वर्गों की नौकरी या पद की नियुक्ति के संबंध में ऐसी नौकरी या नियुक्ति के पूर्व उस राज्य या संघीय राज्य क्षेत्र के अंदर निवास करने के संबंध में कोई अपेक्षा विहित करती है। तो निवास की अपेक्षाओं से संबंधित विधि बना सकती है ऐसे करके। तो इस संदर्भ में एक केस है आपका नरसिंह राव वर्सेस आंध्र प्रदेश, ये 1970 का केस है। तो यहाँ पे देखिए कि आंध्र प्रदेश के एक क्षेत्र तेलंगाना में लोक सेवक के पदों के लिए केंद्रीय अधिनियम ने निवास स्थान की योग्यता निर्धारित की। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निवास संबंधी योग्यता पूरे राज्य के लिए न कि केवल उसके किसी एक क्षेत्र के लिए निर्धारित की जानी चाहिए। ठीक है, क्या क्या बोला कोर्ट ने? कि पूरे राज्य के लिए किया जाना चाहिए, ना कि आप किसी स्पेशल लोकल एरिया के लिए आप कर सकते हो। तो संसद कुछ पदों को राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित कर सकती है, किंतु तेलंगाना क्षेत्र में केवल तेलंगाना क्षेत्र के निवासियों के लिए ऐसा आरक्षण नहीं कर सकती है। इसीलिए यह अधिनियम जो था वो असंवैधानिक था। तो अगर आपको जो कुछ पद हैं वो केवल अगर मूल निवासियों को देना है तो आप ऐसा उपबंध कर सकते हो, लेकिन सभी के सभी पदों के लिए ये उपबंध आप नहीं कर सकते।
तो ये देखा हमने निवास के आधार पर विभेद को। अब उसके बाद देखिए पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। तो इस पद को समझने का प्रयास करते हैं कि रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। तो ये जो है वो मिलेगा आपको खंड 4 में, अनुच्छेद 16 के, कि राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिन्हें राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए राज्य कोई उपबंध कर सकता है। तो अनुच्छेद 16 खंड 4 है, उसमें अधीन अन्य पिछड़े वर्गों के लिए लोक पदों पर आरक्षित कर सकता है, किंतु आरक्षण जो है वो युक्त होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। तो इस संदर्भ में एक लैंडमार्क केस है साहनी, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1993, जो मैं पहले भी बताया था आपको कि मंडल कमीशन केस के नाम से जाना जाता है। तो इस केस में क्या था कि अग्रनयन नियम, ये नया वर्ड होगा आप लोगों के लिए, इसको नोट कर लीजिएगा, अग्रनयन नियम, कैरी फॉरवर्ड रूल, ठीक, इसको संवैधानिक घोषित किया गया था। परंतु यह कहा गया कि इसके द्वारा 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता है। इसी के साथ इस मामले में और सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया। तो अग्रनयन रूल, कैरी फॉरवर्ड रूल है, वो संवैधानिक था और 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन विशेष परिस्थितियों में दिया जा सकता है। तो क्या था वो सिद्धांत कि अनुच्छेद 14(4) में पिछड़ेपन का आधार जाति है। सबसे पहली चीज, आर्थिक कसौटी को आधार नहीं माना जा सकता। दूसरा चीज क्या बोला गया कि पिछड़े वर्गों का निर्धारण करते समय संपन्न वर्ग, क्रीमी लेयर को निकालकर आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार पिछड़े वर्ग में पिछड़ा वर्ग तथा अति पिछड़ा वर्ग जो है उनका विभाजन किया जा सकता है। और तीसरा नियम यह था कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय हो सकती है, परंतु विशेष परिस्थितियों में आरक्षण कुछ अधिक हो सकता है। तो ये था आपका इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आप इसके सामने में लिख लीजिए अग्रनयन का सिद्धांत, कैरी फॉरवर्ड रूल, है ना, तो इसको लिख लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए 77वें संविधान संशोधन से, ठीक है, 1955, तो संविधान द्वारा क्या है 1955 में 77वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 4A जोड़ा गया। 4A के बारे में बताया गया है, खंड 4A, है ना, जिसमें क्या किया गया, पदोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई कि मंडल आयोग जो था, मंडल आयोग के मामलों द्वारा पदोन्नति में आरक्षण को वैध नहीं माना गया था, इसीलिए यह आवश्यकता महसूस की गई। तो मंडल आयोग का क्या मानना था कि जो पदोन्नति है, ठीक है, उसमें आरक्षण जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इसी कठिनाई को दूर करने के लिए ये चीजें जोड़ी गई थी। तो पदोन्नति में आरक्षण जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, ऊपर अनुच्छेद 16 के खंड 4 में, जो कब लगाया गया था, संशोधन द्वारा लाया गया था 1995 में, 77वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। अब देखिए 85वां संविधान संशोधन 2001 का। इसमें क्या है कि जो 16(4)A है, ठीक है, खंड 4A में पदोन्नति के मामले में भूतलक्षी ज्येष्ठता, ठीक है, कि ये जो आपका सीनियरिटी जो है उस चीज को वरीयता देने की बात की गई थी कि आप क्या करिए कि भूतलक्षी प्रभाव से आप जो ज्येष्ठता है उसको प्रभावी करना चाहिए, ऐसा करके डिसाइड किया गया था। अब उसके बाद क्या किया गया कि 81वें संविधान संशोधन के बारे में बात करें 2000 का, तो इसमें क्या किया गया था कि 16(4)B जो है उसको जोड़ा गया। इसके द्वारा इंदिरा साहनी का जो मामला था जिसमें आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित की गई थी, उसे समाप्त कर दिया गया कि अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की जो रिक्तियां शेष रह जाती हैं, उन रिक्तियों को एक अलग वर्ग, सेपरेट क्लास माना जाए और उन्हें अगले वर्ष भरा जाए तथा उस संबंध में 50% की सीमा वाला सिद्धांत लागू नहीं होगा। ठीक है, तो जो आप पढ़े हो खंड 4B में उसी के बारे में बताया गया।
अब उसके बाद देखिए आप, 82वां संविधान संशोधन है जो 2000 में आया था। तो इसमें क्या बोला गया कि अनुच्छेद 335 जो है उसमें एक नया परंतुक जोड़ा गया था, और ये उल्लेख किया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग के प्रत्येक व्यक्तियों को किसी परीक्षा में अर्हता प्राप्त क्वालिफाइंग मार्क्स जो है तथा किसी पद पर सेवा में अर्हता हेतु छूट या रियायत रिलैक्सेशन दी जा सकती है। मतलब इनके लिए क्या कर, एसटी/एससी के लिए क्या किया जा सकता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप नेट वेट का पेपर दोगे या, है ना, तो इसमें क्या रहता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो कम रहते हैं। जैसे जनरल के लिए मान लो 45 होगा, ठीक है, तो इनके लिए 35 40, तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो कम किया जा सकता है। और सेवा में अर्हता जो है जैसे 55% का मांगता है, मतलब न्यूनतम आपका पीजी में 55% होना चाहिए। ठीक है, तो उस चीज को क्या किया जा सकता है कि उसको भी कम किया जा सकता है। जैसे आप देखोगे कि ओबीसी के लिए 50% है और इनके लिए कम किया जा सकता है, तो कम किया जा सकता है। तो ये उपबंध करने का आपको 82वें संविधान संशोधन में बताया गया, लाया गया संशोधन के द्वारा। अब उसके बाद देखिए आप, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये मंडल केस नहीं है, ये दूसरा केस है। ठीक है, तो केस का जो नाम है वो सेम है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सेकेंड मामला है, 2000 का मामला है ये। तो इस मामले में क्या हुआ था कि केरल राज्य के द्वारा पिछड़े वर्गों में से उन्नत वर्ग मतलब क्रीमी लेयर को निकालने के लिए आयोग को गठित नहीं किया गया था, बल्कि एक अधिनियम पारित करके यह घोषित कर दिया गया कि जहां कोई उन्नत वर्ग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने उक्त अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया और निर्धारित किया कि जब तक उन्नत वर्ग के संबंध में आयोग का गठन नहीं कर दिया जाता है, उन्हें नहीं पहचाना जाता है, तब तक जोसेफ समिति जो थी उसके आधार पर आरक्षण होता रहेगा। मतलब उस आधार पे आरक्षण मिलता रहेगा। अब उसके बाद देखिए हरिदास परदेसिया वर्सेस उर्मिला शक्या का मामला है, ये 2000 का मामला है। इस मामले में क्या किया गया कि न्यायालय के समक्ष एक मुख्य प्रश्न जो आया था विचारण के लिए, वो ये था कि क्या 50% जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए के पास करना अनिवार्य है, उसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मामले में 10% घटाया जा सकता है। तो ये प्रश्न था। तो प्रश्न फिर से सुनिएगा कि क्या 50% अंक जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पास करना अनिवार्य है, उसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के मामले में 50% घटाया जा सकता है। मतलब क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो अगर 50 है, तो क्या एसटी/एससी के लिए इसको 40 की, मतलब 5% घटाओगे तो कितना हो जाएगा, वो आपका 45 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था। तो जब विभाग में उच्च प्रोन्नति के लिए पद के लिए केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ही है, तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब सरकार ने 1964 और 1985 और 1990 में एक नीतिगत निर्णय ले लिया था कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सीधी भर्ती और विभागीय परीक्षा के लिए 10% की छूट प्रदान की जाएगी, तो ऐसी दशा में यह छूट सीधी भर्ती में भी लागू हो सकती है। तो 10% छूट दिया जा सकता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट सबॉर्डिनेट क्लास 3 एग्जीक्यूटिव सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स 1971 के अधीन जो नियम था 20 और अनुच्छेद 14(4) के अंतर्गत ऐसी छूट प्रदान की जा सकती है और यह वैलिड है, ये डिसाइड किया गया था। अब देखें हम, अगला केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जीएस गिल। ये 1997 का केस है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि केवल एक पद के लिए आरक्षण का प्रावधान करना अनुच्छेद 16 के 4 का उल्लंघन नहीं है। तो अगर आप एक पद के लिए भी आरक्षण देते हो तो वो 16(4) का उल्लंघन नहीं कहलाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट केस है वो है एस नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007 का केस। तो इसमें यह डिसाइड किया गया था कि यहाँ पे 5 सदस्यीय संविधान पीठ जो थी, खंडपीठ जो थी, उसने यह भी निर्धारित किया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण संपन्न वर्ग क्रीमी लेयर को निकाल करके ही किया जा सकता है। न्यायालय ने संविधान के 81वें, 82वें एवं
83वें संशोधन में से संविधान, ये जो संविधान संशोधन हुए थे, ठीक है, 81वें, 82वें और 83वें, उसको संवैधानिक घोषित किया, किंतु यह अवधारित किया कि आरक्षण का कोटा अधिकतम 50% ही हो सकता है। इससे अधिक होने पर राज्य को प्रशासन की दक्षता को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे आरक्षण का उचित कारण बताना होगा। जैसे अभी क्या है कि कांग्रेस सरकार ने इनको जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 28% का आरक्षण किया था, है ना। तो ये आरक्षण का जो प्रतिशत था वो क्या था, बढ़ गया था 50% पे। तो उसकी सुनवाई में, है ना, उसकी सुनवाई चल रही है, तो उस पर निर्णय आना बाकी है। तो ये चीज को ध्यान में रखें। तो ये इसी समस्याओं का सब समाधान बताता है ये। अब उसके बाद जो आखिरी पॉइंट हमारे पास, मतलब जो अगला जो पॉइंट है वो ये है कि धार्मिक पदों पर धर्म संबंधी योग्यता। तो रिलीजियस क्वालिफिकेशन फॉर रिलीजियस पोस्ट, तो ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा खंड 5 में, ठीक है। तो राज जो है कि खंड 5 के अनुसार क्या बताता है कि इस अनुच्छेद की किसी बात से ऐसी विधि का प्रवर्तन प्रभावित नहीं होगा जो यह उपबंध करती है कि किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के कार्य से संबद्ध कोई पदाधारी या उससे शासी निकाय का कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म का अनुयायी या किसी विशिष्ट संप्रदाय का ही हो। तो ये चीज डिसाइड की गई। और अंतिम बिंदु जो है जिस पर विचार करेंगे हम, वो 103वां संविधान संशोधन था, जिससे क्या जोड़ा गया था, खंड 6 जोड़ा गया था 16 में, अनुच्छेद 16 में। तो ये क्या करता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात, मतलब अनुच्छेद 16 राज्य को खंड 4 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त प्रत्येक प्रवर्ग में पदों में अधिकतम 10%, तो ये प्रतिशत याद रखिएगा, 10% का आरक्षण अध्यादेश आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। तो ईडब्ल्यूएस के लिए यह प्रावधान किया गया था। तो ये है आपका जुडिशियल व्यू, ठीक है। तो आप कोई डाउट होगा तो आप पूछे।